नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय संविधान के उन बुनियादी वादों की। वो वादे जो हर नागरिक को सम्मान और आजादी की जिंदगी देने के लिए किए गए हैं। तो चलिए एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जब सरकार इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो तो फिर एक आम इंसान की आजादी को उसे कौन बचाता है? इस सवाल का जवाब पता है कहां है? हमारे संविधान के बिल्कुल दिल में। और वो जवाब है मौलिक अधिकार। अब इन्हें ऐसे समझिए जैसे एक विशाल पेड़ होता है ना, तो ये अधिकार उस संविधान रूपी पेड़ की जड़ें हैं। और ये तो हम सब जानते हैं कि जड़ों के बिना पेड़ खड़ा ही नहीं रह सकता। ठीक वैसे ही इन अधिकारों के बिना हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र दोनों ही अधूरे हैं। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हमारे लोकतंत्र की असली नींव है, वो बुनियाद जिस पर हमारा पूरा देश, हमारा पूरा सिस्टम खड़ा है। अब ये वाकई दिलचस्प है। संविधान का जो भाग 3 है ना, जहां ये सारे अधिकार लिखे गए हैं, उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है? असल में ये नाम आया है 1215 के एक बहुत ही ऐतिहासिक ब्रिटिश दस्तावेज से, जिसने दुनिया में पहली बार किसी राजा की बेहिसाब शक्तियों पर लगाम लगाई थी। और देखिए, ये जो विचार है ना, ये हमारे लिए कोई अचानक से नहीं आया था। इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। अधिकारों की ये सोच 1215 के मैग्ना कार्टा से तो शुरू हुई ही, लेकिन भारत में ये 1928 के नेहरू रिपोर्ट और फिर 1931 के कराची अधिवेशन से ही हमारी आजादी की लड़ाई का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुकी थी। तो अब आते हैं उस पहले और शायद सबसे जरूरी वादे पर जो हमारा संविधान हमसे करता है, और वो वादा है समानता का वादा। इसका आधार क्या है? इसका आधार है अनुच्छेद 14। और ये क्या कहता है? बहुत साफ, बहुत सरल भाषा में, कानून की नजर में हर कोई बराबर है, चाहे वो कोई भी हो। और ये बात इसे एकदम साफ कर देती है। मतलब चाहे देश के प्रधानमंत्री हों या फिर कोई आम नागरिक, कानून दोनों के लिए एक ही है। कोई भी पद, कोई भी हैसियत किसी को भी कानून से ऊपर नहीं रखती। कितना पावरफुल आइडिया है ये। पर समानता का ये वादा सिर्फ यही नहीं रुकता, ये और भी गहरा है। जैसे अनुच्छेद 15 हर तरह के भेदभाव को रोकता है। फिर अनुच्छेद 18 राजा या महाराजा जैसी उपाधियां खत्म करता है। लेकिन हां, अनुच्छेद 17 जो छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई का अंत करता है, उसकी एक बहुत खास बात है, और वो ये है कि ये अधिकार सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि आम नागरिकों के खिलाफ भी लागू होता है। और यही तो हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा, समानता के बाद अब अगले हिस्से पर चलते हैं। अब बात करते हैं उन व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की, वो आजादियां जो हमें अपनी बात कहने, सोचने और अपनी मर्जी से जीने का हक देती हैं। इन स्वतंत्रताओं का दिल है अनुच्छेद 19। सोचिए, ये हमें क्या क्या देता है? बोलने की आजादी, शांति से इकट्ठा होने की आजादी, कहीं भी घूमने फिरने की आजादी, कोई भी काम करने की आजादी। असल में ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की आजादियां हैं, वो चीजें जो हमें एक व्यक्ति के तौर पर पूरा महसूस कराती हैं। लेकिन इन सब में भी एक ऐसा अधिकार है जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है अनुच्छेद 21। ये बहुत सीधी सी बात कहता है कि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी और उसकी व्यक्तिगत आजादी को कानून की तय प्रक्रिया के बिना नहीं छीना जा सकता। बस। तो समझने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 21 को जड़ों की भी जड़ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि समय के साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा कर दिया है। आज इसमें राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और यहां तक कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जैसे कई अधिकार शामिल हैं। मतलब वो सब कुछ जो एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन अधिकारों की जो हर व्यक्ति के सम्मान और उसके अपने विश्वास की रक्षा करते हैं, चाहे वो विश्वास कुछ भी हो। यहां आता है अनुच्छेद 23, जो शोषण के खिलाफ एक मजबूत ढाल की तरह है। ये बेगार, मतलब बिना पैसे के जबरदस्ती काम कराना, और मानव तस्करी जैसी घिनौनी और अमानवीय प्रथाओं पर पूरी तरह से रोक लगाता है। मकसद, ताकि हर एक इंसान के सम्मान की रक्षा हो सके। और ठीक इसी तरह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हमें अपने धर्म और विश्वास को मानने की, उसका प्रचार करने की पूरी आजादी देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर देश है। मतलब हमारे देश का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। यहां सरकार सभी धर्मों का बराबर सम्मान करती है। ठीक है, ये सारे अधिकार हैं, ये वादे हैं, सब बहुत अच्छा है। लेकिन
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर ये सब सिर्फ संविधान के वादे हैं तो इनकी गारंटी क्या है? कौन है इनका रक्षक? क्या होगा अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे? क्योंकि सोचिए, कोई भी अधिकार सिर्फ कागज पर लिखा एक सुंदर वादा ही तो है, अगर उसे लागू ही न किया जा सके। तो असली $1 मिलियन सवाल यही है, जब किसी के मौलिक अधिकार को छीना जाता है तब क्या होता है? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है डॉक्टर B.R. अंबेडकर के इन शक्तिशाली शब्दों में। उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और इसका हृदय कहा था। जी हां, यही है हमारा अंतिम सुरक्षा कवच। अब यह अनुच्छेद 32 इतना खास क्यों है? क्योंकि यह खुद में एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे ऐसे समझिए कि ये वो मास्टर की है, वो चाबी जो बाकी सभी अधिकारों के दरवाजे खोलती है। यही वो अधिकार है जो हर नागरिक को एक अनोखी ताकत देता है कि अगर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और ये काम कैसे करता है? प्रक्रिया बहुत सीधी है। स्टेप 1, किसी के अधिकार का उल्लंघन होता है। स्टेप 2, वो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, किसी निचली अदालत में जाने की जरूरत नहीं। और स्टेप 3, कोर्ट उस अधिकार को फिर से लागू करवाने के लिए रिट नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली आदेश जारी करता है। लेकिन हां, यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये अधिकार हमें गारंटी के साथ मिले हैं और इन्हें अदालत में लागू भी कराया जा सकता है, पर ये असीमित नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या दूसरे नागरिकों के अधिकारों जैसे कुछ बड़े कारणों के लिए सरकार इन पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। और यहीं पर यह पूरा विश्लेषण हमें एक ऐसे सवाल पर आकर छोड़ देता है जो शायद हमेशा जिंदा रहेगा। सवाल ये कि किसी एक व्यक्ति की पूरी आजादी और पूरे समाज की सुरक्षा की जरूरतों के बीच वो सही संतुलन, वो परफेक्ट बैलेंस आखिर कहाँ है? ये एक ऐसी बहस है जो हमारे लोकतंत्र को हमेशा जिंदा रखेगी और चलाती रहेगी।